हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज तक मेरे जितने भी पुराने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है उसमें मैं कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया हूं, लेकिन इस वीडियो में हम अपना खुद का स्ट्रेटजी आपसे शेयर करेंगे, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर मैंने हिंदी के एग्जाम में 99 मार्क्स लाया हूँ। ठीक है, आउट ऑफ 100 99 मार्क्स हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी बहुत बड़ा मार्क्स होता है। और इसमें कुछ तीर कमान नहीं है, कुछ रटना नहीं है, डेली 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ना है। जो मैंने फॉलो किया था वो आपको बताएंगे। और एक बात मैं और बता देता हूँ, बहुत लोग ये बोलेंगे कि प्रैक्टिस करना है। देखिए, ये मेरा वर्कबुक है, वर्कबुक इसी तरह क्लीन है, कुछ भी नहीं लिखा हूँ भाई, बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी हम बताएंगे ये ओनली वैलिड फॉर हिंदी। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी और किसी पर मत लगा दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कबुक करना है कि नहीं। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, वर्कबुक करना है कि नहीं, इस पर बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि ग्रामर पोर्शन में क्या करें, ग्रामर में क्या पढ़ें। लिमिटेड चीज हम आपको बताएंगे कि ये कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ टू राइट अ गुड कॉम्पोजिशन, क्योंकि कॉम्पोजिशन में आपका कॉम्पोजिशन 15 मार्क्स का रहता है और 15 आउट ऑफ 15 लाना है अ लिटिल बिट चैलेंज हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन में मार्क्स कटता है। क्या करे कि 15 आउट ऑफ 15 आ जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोज 2-3 कॉम्पोजिशन, मैं खुद बता रहा हूँ एक भी कॉम्पोजिशन आज तक नहीं लिखा था, डायरेक्ट एग्जाम में लिखा है। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई भी बात को मैनिपुलेट कर बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने नहीं बोलूंगा। जो है एज इट इज हम आपको बताएंगे, लेकिन कैसे लिखा था वो जरूर हम आपको बताएंगे, ये मेन चीज है। फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे हाउ टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, आपसे कोई प्रश्न किया, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े हुए, काकू लागू पाए गुलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब उसमें क्वेश्चन आपसे दे देगा कि इस दोहे का सारांश या अर्थ बताइए। अब आपको कैसे लिखना है, कहाँ पर कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, कहाँ पर हैंड अंडरलाइन करना है, ये बात आपसे करेंगे। सिक्स नंबर पर बात करेंगे आपसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है, कहाँ कहाँ आपका मार्क्स कट सकता है, वहां पर ध्यान देने का जरूरत है, यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे ओवरऑल आपका स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। ठीक है, कितने देर आपको कहानी पढ़ना है, कितने देर आपका कंपोजिशन का वो कोटेशन याद करना है, कितने देर ग्रामर पर देना है, सब बात होगा लास्ट में स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, तो यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपना रिजल्ट। देखिए, जब आप 10th पास करेंगे तो आपको ऐसा ही 2 सर्टिफिकेट, एक तुम मिलेगा सर्टिफिकेट और एक मिलेगा मार्कशीट। और जब आप 12th पास करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लू वाला, ये ISC 12th। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपना रिजल्ट, उसके बाद स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। रिजल्ट में आपको एक मिलेगा पास सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका डिटेल रहेगा, जैसे स्कूल का नाम, मेरा स्कूल है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल पटना, मेरा नाम, पिताजी का नाम और मम्मी का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा और उसका ग्रेड आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, डेट रहेगा और यहाँ पर चेयरमैन का सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद आपको मिलता है एक मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। फिर यहाँ पर आपका डिटेल रहेगा, यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट, यहाँ पर रहेगा टोटल मार्क्स, यहाँ पर रहेगा परसेंटेज मार्क्स। अब ये परसेंटेज मार्क्स क्या होता है, जैसे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा 100 में 80 आया और यहाँ पर लिटरेचर में मेरा 100 में 93 आया। ओवरऑल मेरा कितना बना 87। इन दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 87। हिंदी में मेरा कितना आया 99। ठीक है, और सब नहीं दिखाएंगे, गंदा गंदा मार्क्स है, उतना भी गंदा नहीं आया है। जैसे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी है, तो मेरा देखिए हिस्ट्री में आया 92 और ज्योग्राफी में आया 90, तो दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया ओवरऑल मेरा 91। मैथमेटिक्स तो सिंगल रहता है तो 92। तो अब हम बात करेंगे कि हिंदी में मेरा 99 आया कैसे, क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया। रिजल्ट देख लिए, बिलीव हो गया 99 आया है, मजा आया देखने में, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, करना क्या है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन, भैया वर्कबुक करे कि नहीं। देखिए, वर्कबुक मैंने नहीं किया था, मेरा अगर आप वर्कबुक देखेंगे साहित्य सागर का वर्कबुक एज इट इज नया है। अगर आपके भाई बहन है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको दे देंगे।
नया है बुक, और जो पैसा होगा आप लोग हमको दे दीजिएगा। कोई भी खोल लो भाई, कुछ भी नहीं लिखे हैं, 1-2 चैप्टर लिखे हैं उसके बाद छोड़ दिए, नहीं लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको भी नहीं लिखना है जी, आपको भी नहीं करना है वर्क। देखो भाई वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो हम स्ट्रेटेजी जो प्लान बताएंगे अगर उसको फॉलो कर लिया ना भाई, कसम से जितना तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे उससे ज़्यादा हिंदी में मार्क्स आएगा। बहुत ईजी है इसमें, मतलब मार्क्स लाना बहुत ईजी है। पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया। वर्कबुक आपको नहीं करना है, जितना कर लिए हैं सफिशिएंट है, अगर नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको घबराने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम भी नहीं किए हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, ग्रामर पोर्शन पढ़ाते हैं। ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना है इस पर बात करेंगे। ग्रामर के लिए मैंने सुमन जी का सरस्वती व्याकरण यूज किया था, बहुत अच्छा बुक है। आप इसके अलावा दूसरा भी बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बुक बेस्ट है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखिए ग्रामर में आपको सबसे पहले जो बता रहे हैं उसको टिक कीजिएगा। लिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए लिंग क्या होता है। नीचे लिखे गए शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसको याद रखिएगा, और नीचे दिए गए शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इसको याद रखिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करर से, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। विलोम शब्द आपको याद रखना है, टोटल जितना भी इस बुक में दिया है सब आपको विलोम शब्द याद होना चाहिए, क्योंकि ये 1-1 मार्क्स का पूछता है, ये याद होना चाहिए। तत्सम और तद्भव शब्द याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे अस्थि का मतलब क्या होता है, तद्भव हड्डी, आपको याद होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2-2, 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर अग्नि का है तो अग्नि का शब्द नहीं याद रखना है, 2 या 3, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है इसका तो आप कहेंगे तो हम PDF बनाकर जो इंपॉर्टेंट है उसका PDF बनाकर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कमेंट कीजिएगा अगर जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है। ये पढ़ना है आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु, ऐसे आपको याद रखना है। मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरे आपको सब याद रखने हैं, जितने भी मुहावरे हैं, ठीक है। आप याद किए थे, हाँ भाई हम सब याद किए थे। देखिए ये उस पर हम टिक मारे हैं जो हम भूल जाते थे, उस पर हम टिक मारे हैं। हो गया, बस यहीं तक आपको पढ़ना था। हाँ, शुद्ध अशुद्ध एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बस यहीं तक, ये सब अब आपको नहीं पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना है। तो क्या क्या मैंने बताया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तद्भव, और उसके बाद हम आपको बताए लिंग वाला, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको मुहावरे पढ़ना है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी 6 चीज आपको ग्रामर में पढ़ने हैं। ग्रामर का पोर्शन पता चल गया, क्या क्या पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 4 चीज आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कहीं से भी कोई भी पूछे आपका आंसर जुबान पर होना चाहिए। इसके अलावा आप तद्भव, तत्सम, अशुद्ध शुद्ध शब्द और कारक के 8 भेद, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द कहीं लिख लीजिए, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे। ये 4 चीज आपको मतलब किसी भी हाल में याद होना चाहिए। अगर आपका सपना है 99 आउट ऑफ 100 में 100 लाना, तो ये 4 चीज पर आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी विलोम शब्द बोले, कहीं से कोई भी पर्यायवाची शब्द पूछे, कोई भी मुहावरा पूछे, आपका आंसर जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। बस यही ग्रामर में आपको करना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरा। बस ये भाई 4 चीज कर लो, उसके बाद आपको कुछ ग्रामर में एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहला हमारा डाउट था कि वर्कबुक करना है कि नहीं, तो वर्कबुक आपको नहीं करना है। सेकंड डाउट था कि ग्रामर में क्या क्या पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, तो पता चल गया 4 चीजें आपको पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे। नाउ मूव्स ऑन द थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू राइट अ गुड कंपोजिशन। क्योंकि अगर आपका कंपोजिशन अच्छा नहीं रहेगा तो फिर 15 में 10-12 मार्क्स मिलेगा, 15 आउट ऑफ 15 नहीं मिलेगा। और जब आपको 15 आउट ऑफ 15 नहीं मिलेगा तो फिर आपका 98-99 मार्क्स आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कंपोजिशन में मार्क्स, क्या यार
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपोजिशन में आपका मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 आए। कैसे मेरा आया था, हम आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, कुछ मतलब दिमाग नहीं लगाना है। हम जो आपको बता रहे हैं बस वो फॉलो कीजिए, आपका कंपोजिशन में मार्क्स नहीं कटेगा। देखिए किसी भी कंपोजिशन को सुंदर बनाता है उसमें लिखा गया कोटेशन। जैसे यहाँ पर समय का सदुपयोग, इस पर आपको कंपोजिशन लिखना है, तो आप जो मन सो लिखिए, लेकिन अगर आप उसमें 2 कोटेशन डाल दिए ना, तो जो एग्जामिनर है पहला उसका नज़र इस कोटेशन पर जाएगा जो आप डाले हैं, जो आप लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको कंपोजिशन लिखना है समय का सदुपयोग, तो इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है, पूरा ये ब्लू पेन से, लेकिन बीच में ये जो कोटेशन लिखेंगे इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मधुर बचपन की मधुर स्मृतियाँ, इस पर आपको क्या लिखना है, कंपोजिशन लिखना है। ये 2010 में पूछा है, तो आपको करना क्या है, इसमें 2 आपको ऐसे कोटेशन डाल देना है, और जब ये आप कोटेशन डाल देंगे 1 या 2, तो आपको 15 आउट ऑफ 15 लाने में कोई नहीं रोकेगा भाई। आपको ये याद कैसे करना है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए वही ग्रामर का बुक है, उसी में दिया गया है यहाँ पर कुछ कोटेशन। जैसे हम जब एग्जाम दे रहे थे 2022 में, तो उस पर आया था विज्ञान पर लिखने के लिए, तो मैं यही 2 उसमें कोटेशन डाला था, उसी के वजह से मेरा 15 आउट ऑफ 15 या 14 बोल दीजिए, क्योंकि मेरा 99 आया है। 1 मार्क्स कहाँ कटा था मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको ये सब याद होना चाहिए। विज्ञान पर है तो विज्ञान का 2 ये याद कर लीजिए। जैसे ये है टेलीफोन, कंप्यूटर, टीवी है इसके चमत्कार, फ्रिज, एसी, गीजर बना लगाए सुविधाओं के अंबार, अंधों को आंखें मिली और बहरों को मिले कान, तेरी लीला का बखान क्या करूं विज्ञान, तू है महान तू है प्रधान। पूरा लिख कर बीच में इसको डाल दिया। फिर देखिए लिखा मैं कैसे था, 5 लाइन लिखा, ये कोटेशन डाल दिया, फिर 12-15 लाइन लिखा, फिर ये कोटेशन डालकर नीचे 4-5 लाइन लिख दिया। तो जो एग्जामिनर है उसका फर्स्ट जो साइट है, जो फर्स्ट नज़र है वो इस पर जाएगा, और ये देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि हाँ इस पर मेहनत किया गया है, बच्चा इस पर मेहनत किया है, याद किया है, उसको 15 आउट ऑफ 15 दे देगा। अगर आप ये बिना कोटेशन का कितना भी अच्छा लिख ले, बिना स्पेलिंग का, बिना ग्रामर मिस्टेक का, फिर भी आपका 15 आउट ऑफ 15 नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको कंपोजिशन 15 आउट ऑफ 15 लाना है मार्क्स, तो फिर आपको ये सब कोटेशन याद रखना पड़ेगा। समय पर यहाँ पर दिया गया है, परोपकार पर, मीठी वाणी पर, पुस्तकें पर, साहस पर, ये सब याद होना चाहिए। भ्रष्टाचार पर, कंप्यूटर पर, टेलीफोन पर, महंगाई पर, ठीक है। और बिलीव कीजिए अगर आप ये याद कर लेते हैं ना, तो इसी में से किसी ना किसी पर आपको निबंध लिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके आउट ऑफ सिलेबस में आपको कुछ दे देगा, या आपको मोबाइल टेलीफोन पर दे देगा कि इसका दुरुपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, कुछ बताइए। तो अगर आपको ये कोटेशन डाल देना है भाई, ठीक है। अगर आप ये कोटेशन अपने कंपोजिशन में 1 या 2 डाल दिए, तो 15 आउट ऑफ 15 लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, बिलीव मी, ठीक है। आपको बस ये कोटेशन डालना है, समझ में आ गया। चलिए, तो एक अच्छा कंपोजिशन लिखने के लिए आपको ये कोटेशन याद रखना पड़ेगा। अगर आप कोटेशन अपने कंपोजिशन में नहीं लिखते हैं तो आपका 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कोई कंपोजिशन का प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं किया था, बस ये सब कोटेशन याद था। विज्ञान पर आया, विज्ञान का 5 लाइन लिखा, विज्ञान क्या है उसमें शॉर्टकट में लिखा 5 लाइन ऊपर, फिर ये एक कोटेशन डाला, फिर 12-15 लाइन लिखा, फिर एक कोटेशन डाला, हो गया काम, ठीक है। कोटेशन आपको याद रखना है, ठीक है। माइंड सेट पर पकड़ना है, एग्जामिनर का माइंड सेट कैसे खुश होगा, ठीक है। आपको देखिए बहुत सारे लोग ICSE का एग्जाम दे रहे हैं, उसके पास बहुत सारी कॉपी है, आपको कुछ अलग रखना है उस कॉपी में, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो, हाँ भाई ये बच्चा प्रैक्टिस किया है, कुछ नया किया है। अब आप शुरू से अंत तक लिखे जा रहे हैं, उसमें कुछ मतलब उस पर कुछ क्रिएटिविटी इसको नजर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेगा, वही मिलेगा 8, 10, 15 तो मिलेगा नहीं, 8, 10, 11, 12 बस। तो आपको उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है कोटेशन डालकर, ठीक है। आपको पूरा लिखना है ब्लू पेन से, कोटेशन किससे डालेंगे, ब्लैक पेन से। समझ में आ गया कंपोजिशन कैसे लिखना है। ऐसा पता है कि मोबाइल पर आपको निबंध लिखना है, तो सबसे पहले मोबाइल क्या है, कौन आविष्कार किया था, कब हुआ था, उसके बाद एक क्या डालिए, कोटेशन डाल दीजिए। कोटेशन इसमें बहुत सारा है, जैसे देखिए यहाँ पर, ग्राहम बेल के कृतज्ञ है हम, जिसने किया यह आविष्कार, आज छोटी सी डिबिया में सिमटा ज्ञान का यह भंडार, इसको लिख दिए। फिर अब मोबाइल के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उस पर एग्जामिनर का माइंड अब नहीं जाएगा, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, 15 लाइन लिखे, फिर एक उसमें कोटेशन डाल दिए। फोन एक सुविधा अनेक, अनेक आकार प्रकार, हर कोई इसका दीवाना, बूढ़ा बच्चा स्वस्थ और बीमार,
छोटी सी डिबिया में सिमट गया संसार, इसको लिखे फिर 2-3 लाइन कंक्लूजन कर खत्म कर दिए। ये होता है स्ट्रेटेजी, इसको अपनाइएगा। कोटेशन जरूर डालिएगा। अगर आप अपने कॉम्पोजिशन में कोटेशन नहीं डाले हैं कोई भी, तो आप चाहे कितना भी शुद्ध लिख ले, कितना भी आपका अगर एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, फिर भी आपका 15 आउट ऑफ 15 नहीं आएगा भाई, बिलीव करो, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं कोटेशन डाले हैं, एक या दो कोटेशन डाले हैं, अगर आपका थोड़ा ग्रामर में मिस्टेक है, थोड़ा अशुद्ध शब्द भी है, मीनिंग भी गलत है, तो आपको एग्जामिनर नजरअंदाज कर 14 दे देगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन के लिए सबसे बेस्ट है आप उसमें कोटेशन डालिए, कोटेशन को याद कीजिए। इसके अलावा आप कोटेशन के अलावा कॉम्पोजिशन में और कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी वहीं लिखेंगे, वो भी वहीं लिखेगा, वो भी वहीं कर, तो फिर एग्जामिनर के पास जो आपका कॉपी जाना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए ना, कुछ अलग होना चाहिए, सबसे हटकर होना चाहिए, तब ना खुश होगा, ठीक है। आपके कलम में उतनी ताकत होनी चाहिए कि एग्जामिनर को मजबूर कर दो कि यार उसको पढ़ना पड़े, तब आपको 15 आउट ऑफ 15 मिलेगा। और ये कैसे होगा? जब उसमें आप कोटेशन डालेंगे। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि लेटर कौन से लिखें, फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल लिखें, औपचारिक पत्र लिखना है कि अनौपचारिक पत्र लिखना है। देखिए, अगर आप औपचारिक पत्र प्रैक्टिस कर लिए हैं उसी को कीजिए। अगर अभी जिसने स्टार्ट नहीं किया है पत्र लेखन का, उसके लिए बेस्ट है अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जो हम रिलेशन में लिखते हैं, भाई बहन, पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, जो हम रिलेशन में लिखते हैं, उसके पास जो लिखते हैं मैसेज व्हाट्सएप पर, तो ये ईजी रहता है लिखने के लिए। और मान लीजिए आपको एक लड़की से बात करना है और एक अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करना है, मजा किस में आएगा? लड़की से बात करने में। तो अनौपचारिक पत्र थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू औपचारिक पत्र, जो हम ऑफिशियल लिखते हैं, प्रधानाचार्य महोदय, उसमें फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। ये लिखिएगा, जैसे आपको मित्र के पास लिखना है, तो मित्र कहाँ रहता है उसका लोकेशन डालिए, प्रिय मित्र अनमोल, मधुर स्मृति, अपना लेटर लिखिए और फिर लास्ट में लिखिएगा तुम्हारा प्रिय मित्र प्रकाश, कहानी खत्म। ऑफिशियल में पूरा लफड़ा होता है, और लिफाफा उफाफा मत बनाइएगा, ठीक है। पेन से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सब ड्रामाबाजी उसमें पेपर में मत कीजिएगा, कॉपी में अपना। सिंपल अनौपचारिक 2-3 पत्र प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर्मेट याद रखिए, लोकेशन, प्रणाम वरनाम करना है, प्रिय मित्र अनुज, मधुर स्मृति, कुछ लिखना है पूरा अपना लेखक, लास्ट में तुम्हारा प्रिय दोस्त प्रकाश, दोस्त की जगह मित्र लिखिएगा, तुम्हारा प्रिय मित्र प्रकाश, खत्म, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट करना है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। 2-3 लेटर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कौन सा करेंगे? रिलेशन वाला, ऑफिशियल वाला नहीं। मूव्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू राइट अ गुड आंसर। देखिए, मेरा स्ट्रेटेजी इसमें ये था ना कि मैं डेली एक कहानी पढ़ता था और डेली एक पोएम पढ़ता था, ठीक है। आपको भी ये पढ़ना है, क्योंकि वर्कबुक तो हम दोनों किए नहीं हैं, आप भी नहीं किए हैं, हम भी नहीं किए हैं, तो आपको डेली एक कहानी पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक दिन आप उठे, महायज्ञ की पुकार पढ़े, फिर दूसरे दिन अपना अपना भाग्य पढ़े, फिर तीसरे दिन बड़े घर की बेटी पढ़ ली, फिर चौथे दिन संदेश पढ़ लिए, 5वें दिन भीड़ में खोया आदमी पढ़ लिए। ऐसे आपको डेली एक कहानी और डेली एक पोएम पढ़ना है। इससे होगा क्या, आप कहानी को 10 बार पढ़ लेंगे, और जब एक कहानी को आप 10 बार पढ़ लेंगे तो उस कहानी का जो पिक्चर है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा एक स्ट्रेंथ पॉइंट है ना कि जब मैं एक बार इस एक कहानी को पढ़ लूँगा, उसके बाद उसमें से आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। मेरा एक ये स्ट्रेंथ पॉइंट है। हर किसी का स्ट्रेंथ पॉइंट अलग होता है, वीकनेस पॉइंट अलग होता है। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये स्ट्रेंथ पॉइंट ना हो, मेरा है कि एक बार जिस कहानी को मैं पढ़ लिया, उसके बाद आप कहीं से क्वेश्चन पूछिए, इजीली हम उसका आंसर दे देंगे। जैसे मेरा वीकनेस पॉइंट अलग है, वीकनेस पॉइंट मेरा ये है कि मुझे टेबल याद नहीं होता है। आप मुझसे पूछ देंगे कि 16 का टेबल बोलो, तो मेरा माथा खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपना वीकनेस पॉइंट किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरा वीकनेस पॉइंट यही है, टेबल मुझसे याद नहीं होता है। मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है कि एक बार मैं जिस कहानी को पढ़ लूँगा, उसके बाद आप उसमें से कहीं से क्वेश्चन कीजिए, इजीली हम उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो आपका भी ये स्ट्रेंथ पॉइंट बनेगा कब? जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे बार बार, ठीक है। तो एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको कहानी अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है,
स्ट्रेटेजी क्या है, आपको डेली एक हिंदी का कहानी पढ़ना है, डेली आपको एक हिंदी का पोयम पढ़ना है, चाहे उस दिन कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई मतलब नहीं है। एक कहानी आपको डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, एक पोयम आपको डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद अगर आपका मार्क्स कटेगा तो फिर आप हमको बताइएगा। 5-2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। डेली आपको गाय है यार, डेली आपको एक पोयम पढ़ना है, डेली आपको एक कहानी पढ़ना है। अभी हम आपको अपना बुक दिखा रहे हैं कैसे अंडरलाइन करना है। देखिए जो फर्स्ट स्टोरी है वो है बात अठानी की। बात अठानी को, इस कहानी को मैं लगभग 30 से 32 बार पढ़े होंगे, ठीक है। इस कहानी को मतलब विद्या पर हाथ रखे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। इसको 30 से 32 बार इस कहानी को पढ़े हैं। और जब आप 30 से 32 बार इस कहानी को पढ़ लेंगे ना, तो ये लाइन पढ़ेंगे ऑटोमेटिक ये याद आ जाएगा कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। आप एक बार पढ़ कर देखिएगा। डेली एक कहानी पढ़ना है आपको, डेली एक पोयम पढ़ना है और इसमें अंडरलाइन करना है। जैसे रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, 10 रुपये वेतन था। कितना वेतन था? 10 रुपये। तो 10 रुपये को अंडरलाइन कर लिए। रसीला के गांव में कौन कौन थे? बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के। इसको अंडरलाइन कर, ऐसे अंडरलाइन करके करके आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और डेली आपको एक कहानी पढ़ना है और डेली आपको एक पोयम पढ़ना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उसका लेखक को आपको नाम याद रखना है। लेखक के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। लेखक के बारे में पूछता है क्लास 12th में, क्लास 10th में सिर्फ आपको राइटर का नाम पूछेगा। जैसे काकी का राइटर कौन था? सियाराम शरण गुप्त। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र, ठीक है। हम लोग के समय में जामुन का पेड़ था, आपके समय में अब भीड़ में खोया आदमी होगा, ठीक है। इस चैप्टर की जगह पर भीड़ में खोया आदमी होगा, ठीक है। तो आप जो भी कहानी पढ़ रहे हैं उसका राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। और सेम है इसमें भी, पोयम में भी। जो भी आप पोयम पढ़ रहे हैं उसका राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। सेम था इसमें भी। साखी का जो भी दोहा है, इसको मैं डेली एक बार पढ़ता था। एक आज ये पढ़ लिया तो फिर कल ये पढ़ूंगा, फिर तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। ऐसे डेली आपको एक स्टोरी और एक पोयम पढ़ना है, ठीक है। आप इसको गांठ बांध लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ना है, तब जाकर आप एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। If you follow this step, if you follow this plan, if you follow this strategy, definitely you get 99, 100 out of 100 marks in हिंदी, ठीक है, प्रॉमिस। तो पढ़ाई करते रहिए, स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। हिंदी में बहुत ही मजेदार स्ट्रेटेजी है। और कंपोजिशन में कोटेशन जरूर याद रखिएगा, उसमें जरूर लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।